हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बाल विकास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे है, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बाल विकास क्या है, विकास को प्रभावित करने वाली चीजें, साथ ही साथ जो अवस्थाएं हैं जैसे और जो प्रकार है, जैसे मानसिक विकास हमने पढ़ लिया है, शारीरिक पढ़ लिया है। अभी हम लोग संवेगात्मक पढ़े। इससे पहले की क्लासेस जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे दूसरे चैनल टीचर एजुकेशन पे आप लोगों के अदर जो पेपर है, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, बीटीसी की, आप डीएलएड की, उसे आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर आप जाके देखेंगे तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत की क्लासेस, मैथ्स की, हिंदी, संस्कृत की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम लोगों ने पिछली क्लास में शारीरिक मानसिक विकास को बेहतर ढंग से देखा था, क्योंकि ये सारी जो आगे के क्रम होंगे, जो अभी हम लोग आगे संज्ञानात्मक पढ़ेंगे, फिर भाषा के विकास पढ़ेंगे, ये सारी क्लासेस जो होंगी एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे की क्लासेस देख लिए होंगे या देख लेंगे। देखिए, संवेगात्मक विकास, संवेग जिसको इंग्लिश में आप इमोशन कहते हैं, इमोशन, संवेगात्मक या भावात्मक विकास भी कह सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स में संवेगात्मक विकास ही मिलेगा। आप देख सकते हैं संवेगात्मक जो कि शब्द संवेग से बना है। सबसे पहले ये जानना होगा हमें कि संवेग होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज इमोशन, तो शॉर्ट टाइम के लिए आप सोचेंगे कि हम लोग जो हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, मतलब जो ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, या अगर हमें दुख होते हैं, दुख होता है तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, कुछ ऐसा टाइप का। या हम रोने लगते हैं तो कहते हैं इमोशनल हो गया। तो कभी कभी आप इस चीज को नोटिस किए होंगे कि जब हम रोने लगते हैं तो खासकर इस वर्ड का यूज करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की, या मेरा फ्रेंड, या मेरे घर में ये जो है ये काफी इमोशनल है। मतलब इसका मतलब है कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे तुरंत, ऐसे छोटी सी कंडीशन में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, और वो आप उनको इमोशनल का नाम दे देते हैं। और वो परिवर्तन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की जो चीजें होंगी वो इसी पे टिकी हुई है। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है, नॉर्मली चोट लगती है, तो मम्मी लोग कभी कभी आप देखे होंगे, अगर आप अपने घर में या किसी के, तो आप देखे होंगे कि आप कहेंगे कि ये छोटा सा चोट है, ऐसा है, ये है, वो है, सही हो जाएगा, अभी बैंडेज कर दे रहा हूँ। लेकिन वो रोने लगेंगे। तो ये क्या हुआ, इसको इमोशनल का मतलब अब हम इसको जोड़ के समझेंगे। संवेग का मतलब होगा कि एक आप कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक दशा जो होती है, एक ताक्षणिक होती है, मतलब उत्तेजनात्मक होती है, जिसमें हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। या कह लीजिए एक एक मतलब एक अलग तरीके का व्यवहार हम करने लगते हैं, उसी को संवेग कहते हैं। इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ की। इन्होंने कहा है संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इन्होंने कहा है कि जो संवेग होता है, संवेग में बहुत प्रकार आएंगे, अभी आप देख लीजिए आगे की क्लास, अभी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे क्रोध आना, आप आप डर डर अनुभव करना, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीजें हम जो अनुभव करते हैं, ये ये एक उत्तेजित दशा होती है। एक शॉर्ट टाइम के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक शॉर्ट टाइम में। और इसमें कभी कभी इनकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ये अभी हम यहाँ तक समझते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं संवेगात्मक विकास। जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तब आप इसको कैसे लिखेंगे। संवेगात्मक विकास जो है मानव जीवन के विकास की उन्नति के लिए आवश्यक है। ये मानव की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब हमें कोई ऐसी चीज करेंगे जिसमें हमें खुशी मिलेगी, तो हम उसको आगे और करते चले जाते हैं। और इससे हमारा, आप कह सकते हैं कि मानसिक शारीरिक सारे विकास होते हैं। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है। उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। ये कैसे सहायता होगी, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि को सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। अब हमने देखा कि संवेग किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं। अगर डेफिनेशन होगी कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि जब व्यक्ति अपने संवेगों को, संवेग मैंने जैसे बता दिया, तीन प्रमुख संवेग होते हैं। प्राथमिक संवेग आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, उसमें लिख लीजिएगा भय, क्रोध और प्रेम।
जब इनका प्रकाशन करना मतलब एक्सप्रेस करना, आप समझ लीजिए, जब हम उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं अपने हाव भाव, अपने क्रियाकलापों से, तब ही तभी जाकर हमें ये कहा जाएगा कि हमारा संवेगात्मक विकास हो गया। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो क्रोध कैसे करें, मतलब सीख रहे होते हैं। और कभी कभी उनको डर तो हम दिखाते हैं कि ये खा लो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ चले जाएंगे, वो आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे आप उन्हें बिल्ली से डराते हैं, कुत्तों से डराते हैं, तो ये डराते हैं, लेकिन उन्हें पहले नहीं पता होता है कि ये डर क्या होता है। जब वो सीख जाता है डरना, हंसना, बोलना, रोना, तब वो उसके संवेगों का विकास समझा जाता है कि जब वो दुखी होगा तो रोने लगेगा तेज तेज से। तो ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन। अब इसमें जैसा कि हम लोग ये जितने भी विकास के क्रम है, इनको 3 अवस्थाओं में देख रहे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैशवावस्था को। आपको बता दें, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं, हरलाख की बुक है, उसमें आपको कहीं-कहीं ऐसा मिलेगा पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो वो क्या होगा कि वो बस एक डिवीजन है, और अलग-अलग उसको मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग ढंग से किया है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये एज ग्रुप याद होगा कि जब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि शैशवावस्था कब होती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक। जो उत्तर शैशवा होगी वो 3 से 5 कह लेते हैं उसको। उसके बाद आपको बाल्यावस्था 5 से 12 या 5 से 11 भी कहीं-कहीं बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। और 12 से 18 जो है ये किशोरावस्था की एज है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी से सारे फैक्ट जुड़े होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शैशवावस्था में क्या-क्या परिवर्तन और क्या किस तरीके से संवेगात्मक विकास होता है। तो शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे-धीरे स्पष्टता की ओर होता है। सबसे पहले एक चीज़ जानिएगा कि जब जो बच्चे होते हैं जन्म से, तो वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बस वो रोना, और आप कह सकते हैं अभी हँसना भी नहीं सीखे होते हैं, वो धीरे-धीरे सीखते हैं। तो ये धीरे-धीरे स्पष्टता की ओर जाता है। सबसे जब वो बच्चे बचपन में उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये ये प्रॉब्लम में है। जैसे अगर आप लोग थोड़े से सिंसियर होंगे तो आप जानते होंगे कि जब बच्चे करवट बदलते हैं, छोटे बच्चे, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा एक उनका ये एक व्यवहार है जिससे माना जाता है, देखा जाता है कि अच्छा ये बार-बार करवट बदल रहा है, या पेट की साइड वो बच्चा सोता है जब, तो ऐसा माना जाता है कि लगता है पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है छोटे बच्चे को। तो ये अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, धीरे-धीरे स्पष्टता की ओर जैसे-जैसे वो बड़ा जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे-वैसे उसके संवेग, उसके जो उसके भाव हैं वो प्रदर्शित हो जाएँगे। विशिष्ट संवेग जो होते हैं, वो मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमारे बचपन में आप सभी लोग देखे होंगे कि कुछ-कुछ बच्चों के कुछ जैसे विशेषताएँ ही हो जाती है। जैसे आप कहते हैं कि वो बच्चा कभी रोता नहीं है, मतलब जल्दी नहीं रोता है। किसी को कहेंगे कि वो दिन भर रोता रहता है, और वो खेलना पसंद है, वो बड़ों के बीच खेलता है, या उसे खिलौने दे दो तो वो हमेशा खुश रहता है। तो कुछ ये जो आप विशिष्ट संवेग है, जो एक विशिष्ट तरीके से आप उसे बता रहे हैं, ये उसके व्यवहार के साथ जुड़ते जाता है। अगर कोई बच्चा जैसे जल्दी रोता नहीं है, या मतलब आप कह लीजिए यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रोते हैं बच्चे, आप देखे होंगे, तो उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में वो चीज़ें जुड़ती हैं। बाद में इसका मतलब क्या होगा कि वो ज़्यादा रोते हैं, इसका मतलब होगा कि वो फ्यूचर में बड़े भी हो जाएँगे, तो वो छोटी-सी प्रॉब्लम में जल्दी परेशान हो जाएँगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक आयु के साथ-साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सभी विकास एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पहले हो गया तो एक बाद में। तो शारीरिक होगा तो उसके साथ-साथ जो भी चेंजेज़ आएँगे, उसका भी अनुभव होगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये ब्रजेश नाम के आप कह सक एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया है। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है, शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्होंने एक अध्ययन किया, उस अध्ययन के माध्यम से क्या बताया है कि बच्चे जब जन्म के समय सबसे ज़्यादा जो उनका संवेग का प्रकार होता है, और जो संवेग होता है, वो उत्तेजना का होता है। उत्तेजना का अर्थ क्या है? जैसे आप उनके सामने कोई चमकती हुई चीज़ रखेंगे, तो वो मतलब उसको देखने लगेंगे, जैसे चौंक कर रिएक्ट करना किसी चीज़ को। और आप उनको बुलाएँगे तो चौंक के देखने लगेंगे, कुछ इस टाइप का। तो ये जन्म के समय ही इस प्रकार के संवेग का विकास होता है या हो गया रहता है। वो नेचुरल है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो 1 महीने का होता है, तब उसे पीड़ा और आनंद समझ आता है कि
कि जब दुख हो रहा है तब वो रोना शुरू करेगा, और अगर उसको सब कुछ कंफर्टेबल हो तो मुस्कुराता हुआ आपको चेहरा दिखेगा बच्चे का। इसके साथ-साथ ये भी जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कि उत्तेजना अब हट गई है, ये साथ जुड़ा रहेगा। फिर जैसे 3 माह का बच्चा होगा, जब वो 3 माह या 3 माह से थोड़ा-सा ज़्यादा का होगा, तब उसे क्रोध प्रदर्शित करना आएगा, मतलब वो अपने संवेगों को प्रदर्शित कर पाएगा। तो अब वो क्रोध में क्या करेगा, हो सकता है वो आप उसको बच्चे को जब दूध पिलाएँगे, वो दूध नहीं पिएगा, वो इधर-उधर करेगा, तो वो उसके क्रोध को अपने आप कह सकते हैं वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका है। और इसके साथ ये जो ऊपर के जो संवेग है, ये भी जुड़े रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पीड़ा आनंद भी आप समझ रहा है, जैसे ही 4 माह या 4 से 5 माह तक होगा तो उसे परेशानी भी एक्सप्रेस करना समझ में आ जाएगा। 5 माह का होता है तब माना जाता है कि वो भय को समझता है, भय को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? जब आप कहते हैं कि नहीं ये कर लो, आप दूध पी लो, आप जब भी ये क्लास करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की, मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि आप अपने घर में, रिलेटिव में किसी बच्चे को ध्यान में रखकर इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे लगेगा कि हाँ, सर उसी बच्चे की बात कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। 10 माह का होगा तब उसे प्रेम का अनुभव होगा, कि प्रेम का मतलब जब आप उसको प्यार से पुचकारेंगे, खिलाएँगे या उसको हँसते हुए बुलाएँगे, तब वो उस चीज़ को समझेगा। आप देखते होंगे कि बच्चे अगर 2-3 लोग साथ में मतलब बगल में खड़े हों और किसी एक बच्चे को गोदी में बुलाएँ, तो वो उन्हीं के पास जाता है जो उन्हें थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब 15 माह का होगा तब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी। आप देखिए, जब वो 1 साल से अधिक का हो जाएगा, तब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी। ईर्ष्या की भावना का मतलब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है। एक को अगर एक अब मान लीजिए सी उसके पेरेंट्स से किसी ने इसको 2 टॉफ़ी या 2 कुछ कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट दे दिया, इसको 2 दे दिया। तो इसको इसके लिए ईर्ष्या की भावना आ जाएगी कि उसको इतना मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है। उसको ये चॉकलेट मिल रही है, मुझे ये मिल रहा है। मतलब कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हैं। आप लोग सभी लोग फ़ील किए होंगे, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। जब वो लगभग 2 साल का होता है तब उसे खुशी और प्रसन्नता वो अब यहाँ पे खुल के एक्सप्रेस कर पाता है। जब वो खुश होता है तो हँसेगा, प्रसन्नता उसकी ज़ाहिर होगी। जब 2 साल का होगा तो वो अच्छे से एकदम लगेगा कि हाँ, हालाँकि ये 1.5 साल तक पर भी दिखने लगता है, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शैशवावस्था में मुख्यतः जो संवेग हैं वो क्रोध, भय, क्रोध और प्रेम ही होते हैं 3, इन्हीं को प्राथमिक संवेग भी कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, शिशु थोड़ी-थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके संवेग जो होते हैं वो, क्योंकि उनके संवेगों में विकास हो रहा है, इसलिए उस विकास क्रम में उनके संवेग बहुत ही जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। जैसे वो रोने लगेंगे, कुछ आप उनके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो तुरंत हँसने लगेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है फिर तुरंत रोने लगें, तो इस तरीके का। तो इसका मतलब है कि उनके संवेगों में स्थायित्व नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट देख लीजिए, शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। जब भी हम एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उस कारक में आप नोट कर लीजिए। उस कारक में एक होगा, सबसे पहले होगा परिवार, क्योंकि वो अपने परिवार से सीखता है। वातावरण, समाज, इन सब चीज़ों से वो सबसे पहले प्रभावित होगा, उसका संवेग सबसे पहले। जब वो बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो स्कूल के वातावरण से वो प्रभावित होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, बाल्यावस्था में किस प्रकार के संवेगात्मक विकास होते हैं। बाल्यावस्था का मतलब अब वो बच्चा 5 से 12 साल की उम्र में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। इस क्रम में 5 साल से ऊपर या 5 साल मान लीजिए, अब वो स्कूल भी जाने लगा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो शैशवा अवस्था थी, उसमें संवेग तो थे, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं था। इसीलिए वो अप मतलब जल्दी-जल्दी बदल रहे थे, लेकिन बाल्यावस्था में धीरे-धीरे स्थायित्व की ओर वो आने लगा है। अभी भी नहीं कहेंगे कि वो पूरी तरीके से स्थायित्व की ओर आ गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, बालक संवेग वो समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। अब अच्छी चीज़ क्या होती है कि बालक अब समझने लगता है कि उसको, जैसे मान लीजिए वो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, अब उसको नहीं मिल रही है किसी कारणवश, तो अब वो समझने लगता है कि अब रोने-वोने से कुछ नहीं होगा, अब घर वाले नहीं दिलाने वाले हैं, ऐसा टाइप का। वो थोड़ा-सा और परेशान करेगा, लेकिन
अब वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट की तरफ, अब एडजस्टमेंट भी एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि इसमें अब देखेंगे कि अब उसके संवेग में अब विकास हो रहा है, ये विकास का क्रम ही है। वो प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी प्रकट करने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखें कि घृणा अलग चीज होती है, ईर्ष्या अलग चीज होती है। ईर्ष्या एक कह सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरल है। ईर्ष्या का आप कह सकते हैं घृणा का सबसे निचला लेवल है। घृणा का मतलब कुछ ज्यादा, ईर्ष्या का एक्सट्रीम लेवल आप कह सकते हैं। जब आप क्या आप जैसे आप यहाँ पे कह लीजिए कि जब एक्सट्रीम लेवल हो जाए, जब किसी से आप ज्यादा ईर्ष्या हो जाएगी। और घृणा नकारात्मक में हो जाती है, नकारात्मक मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने जैसा हो जाएगा। और जब जेलस, जिसको ईर्ष्या आप कह रहे हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब वो प्रत्येक क्रिया, अगर उसके सामने कोई अच्छी चीज हो रही है, उसके मन मुताबिक हो रही है, तो वो खुश है, उन लोगों को पसंद भी करेगा घर में। और अगर साथ में अपनी क्लास में गया तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना भी आ जाएगी। तो ये सारे जो संवेगों का विकास है वो बाल्यावस्था में होगा। उसके बाद बाल्यावस्था में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जान के हैरान होंगे। माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वो हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को अपेक्षा से बचाता है। इसी अवस्था में बालक एक अच्छे तरीके से झूठ बोलना सीखता है। झूठ बोल के सीखना, अपने को बचना, ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि वो उसे डर होता है कि उसे मार ना पड़े या डांट ना सुने। तो उस तरीके की चीजों को बचने के लिए वो यहाँ पे इन चीजों को अपनाता है। इस अवस्था में वो अंतिम चरण में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है या सीखता है, अभी भी पूरी तरीके से नहीं सीख रहा होता। तो ये आपने देखा कि हमने बाल्यावस्था में देखा। अब किशोरावस्था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। वो क्यों कहा जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे। बहुत से ऐसे चीजें अनकंट्रोल होती हैं, बहुत सी चीजें, तो उसको हमें देखना होगा। जैसे हमने चाइल्डहुड एज में देखा कि इसमें चीजें जो थी वो मिड में है, मतलब एक्सट्रीम में नहीं है। यहाँ पे बहुत चीजें एक्सट्रीम में जाएंगी। इसको एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को ही एडोलसेंस कहा जाता है। तो एडोलसेंस इंग्लिश में है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए। आप यहाँ देखिएगा कि किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर या किशोरी, यहाँ पे मेल और फीमेल, अब यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो ये जरूरी हो जाता है। जैसे अभी तक हम लोग, आपने देखा कि हमने जो दो ये आप स्टेजेस पे पढ़ा हमने, इसमें हमने कहीं बालक और बालिका का जिक्र नहीं किया यूजुअली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडोलसेंस में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बालक और बालिका के नजरिए से उस चीज को समझे। यहाँ आप देख सकते हैं किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर और किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। हम उन्हें न तो बालक की कोटि में रखते हैं, न ही बड़ों में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ बच्चा जो था वो स्थायित्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ पे अब उसका विकास हो गया है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है, मतलब ज्यादा अस्थिर है। और यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि 12 साल का बच्चा हो गया तो आप भी सोचेंगे कि आप भी सोचते होंगे कि अब तो उसके जो संवेगात्मक विकास है और परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है आप देखिए, किशोर और किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। जो बाल्यावस्था में अभी विकास हो रहा था, अब ये अस्थायी रूप से धारण कर चुके हैं। अब वो अपने आप कह सकते हैं प्रेम, दया की भावना, क्रोध, सहानुभूति, सिंपैथी की भावना, संवेग को, ऐसे संवेग जो होते हैं वो अस्थायी रूप से धारण हो जाते हैं। और वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। कहीं कहीं पे अब क्या होगा कि वो कहीं कहीं पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा, इसीलिए इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है। क्योंकि अभी आगे देखिए, मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप समझें इसको। सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। सामान्यतः एक चीज यहाँ कॉमन हो जाने लगती है कि इस स्टेज में वो बच्चा, हालांकि ये बाल्यावस्था से शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि सडन इसी एज में शुरू होता है। वो अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध, जो उसके उसे लगता है उसके नजर में उसके प्रति क्रोध जताता है, और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। वो दिखाता है कि हाँ, हम इनके प्रति वो एक्सप्रेस करता है अपने अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए कि इस स्टेज में क्या होगा, किशोर और किशोरी की
शारीरिक शक्ति उनके संवेगों पर छाप होती है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, जब सबल व स्वस्थ किशोर जो होता है, किशोर में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। जैसे आप यूजुअली ऐसा देखा गया है, ये सब मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ये चीजें सिद्ध हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग हेल्दी होते हैं, जो बच्चे हेल्दी होते हैं 12 से 18 एज में के ग्रुप में, उनके संवेगात्मक स्थिरता होती है। वो परेशान, उनको प्रॉब्लम आएगी तो जल्दी परेशान नहीं होंगे, मतलब कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स के। वहीं अगर निर्बल और अस्वस्थ बच्चे हैं तो उनकी संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। वो जल्दी परेशान हो जाएंगे, जल्दी रोने लग जाएंगे, जैसे मतलब वो उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस को। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, किशोर किशोरी अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। अब इस अवस्था में जाकर अब प्रतिस्पर्धा भी होगी, कंपटीशन भी होगा, तो देखिए क्या होगा, उन्हें अपनी आकृति, बॉडी शेप, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति और सामाजिक सफलता आदि की चिंता होने लगती है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये 12 साल की बात की जा रही है, लगभग हाई स्कूल में हम पहुंच चुके होते हैं, नाइन्थ में तो कम से कम हम रहते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली, दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली हमें अपनी बॉडी शेप या कह लीजिए अपनी हाइट, उसके साथ ही अपना हेल्थ, सम्मान, यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जब हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है तो उसके प्रति हम हमारा नज़रिया बहुत बुरा हो जाता है। हम समझते हैं कि वो बुरा आदमी है, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद धन प्राप्ति, हमें ऐसा लगता है कि काश मेरे पास और पैसे होते तो मैं ये करता, ऐसे आता, ये इस बाइक, इस साइकिल, ऐसा टाइप। शैक्षिक प्रगति, हमें अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाने की चिंता होती है, अच्छे ग्रेड लाने की चिंता होती है, प्राइज जीतने की चिंता होती है। इस तरीके से सामाजिक सामाजिक सफलता एक तरीके से वही कि अगर अच्छा मार्क्स आया, अगर अच्छा रैंक आई तो हमें हमारी सोसाइटी में मतलब उनका नाम होगा। कुछ इस तरीके की चिंता इस अवस्था में आती है और ये संवेगों का विकास करती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, किशोर ना तो बालक समझा जाता है, न ही प्रौढ़। ये इसलिए संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में न ही हम उनको पूरी तरीके से बालक समझते हैं, क्योंकि बालक से तो ऊपर उठ चुके हैं, न ही प्रौढ़ समझते हैं, उनको हम एडल्ट भी नहीं समझते हैं। इसीलिए ये अस्थिर एज है। वो धीरे धीरे जब 18 प्लस होंगे तब जाके उनके अंदर स्थिरता का एक तरीके से स्वभाव धीरे धीरे आएगा। अतः अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन के वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। वो एडजस्टमेंट करने में, एडॉप्ट कोई भी चीज जब परिवर्तन को वो जल्दी नहीं करता है या नहीं कर पाता है, ये सारी प्रॉब्लम इसमें आती हैं। यदि वो अपने प्रयास से असफल रहता है तो घोर निराशा होती है। मान लीजिए उसको अच्छी रैंक लानी थी या उसको हाई स्कूल में 80% प्लस लाना था, 80% नहीं आया, तो अब वो निराशा की ओर जाता है। बाल्यावस्था में जो था ये इतना नहीं था, ये आप ध्यान देंगे। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के समय, आप लोगों को जानना चाहिए कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है, जिसको आत्महत्या करने का एक तरीके से जो विचार है, ये सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को अपनी समझ के लिए। इसलिए इस एज ग्रुप पे ये ध्यान दिया जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसे मतलब मेंटली टॉर्चर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि ये अब कुछ चीज़ें सीखने भी लगते हैं, साथ ही साथ उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। मान लीजिए इन्होंने कोई ऐसा ड्रीम देखा, वो पूरा नहीं हुआ, चाहे वो ऐसी कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आप समझ सकते हैं कि उसमें अलग-अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, अलग-अलग पहलुओं पे, या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, या उसकी फ्रेंडशिप का टूटना हो गया, या उसकी फैमिली से कोई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है और वो सुसाइड करने कर लेते हैं। ऐसे केसेस आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग समझदार हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इस एज ग्रुप तक शारीरिक विकास पूर्णतः हो जाता है, हाइट का विकास, जो लंबाई का विकास हो जाता है पूर्णतः। और किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। और इसका मतलब है कि अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिएगा। इस एज ग्रुप में ही जाकर काम प्रवृत्ति जैसी चीजें को मतलब ये होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। जैसे बॉयज हैं तो गर्ल्स और गर्ल्स हैं तो बॉयज। ये चीजें बाल्यावस्था में बहुत कम रहती हैं, मतलब रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हट जाती हैं, रहने को शैशवावस्था से ही रहती हैं। लेकिन इसमें सबसे आप समझ लीजिए कि उनका स्तर बहुत
ज़्यादा हो जाता है। उनको इस चीज़ की भी टेंशन रहती है कि मैं अगर ऐसा पहन के गया तो जो जिन अपोजिट जेंडर के प्रति वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद वो उसे पसंद ना करे। इसका मतलब ऐसा हो गया, एक बच्चा अगर क्लास में जा रहा है तो अगर वो ड्रेस अच्छा नहीं पहना है या किसी वजह से अगर वो कम है तो उसको ये लगता है कि उसको देखकर जो अपोजिट जेंडर है मतलब लड़कियां क्या सोचेंगी, ऐसा ये चीजें मतलब वो एक, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप में आ रहा है या किसी एक बच्चे में आ रहा है, वो सब में आता है। वो आपके साथ भी हुआ होगा, वो हमारे साथ भी हुआ। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं किसी एक विशेष के साथ हुआ। आप देख लीजिए किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर और किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। मतलब जैसे अस्थिरता का ऐसा एक दौर ये आ जाता है कि उस ढेर सारी एक्सपेक्टेशन हम करने करने लगते हैं इस एज ग्रुप में। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, हम मतलब दिन में सपने देखने लगते हैं कि काश मैं और खूबसूरत होता या होती, काश मेरी बॉडी अच्छी होती, मतलब ऐसे टाइप के कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं केटीएम बाइक से आता, मैं पल्सर बाइक से आता, मैं ऐसे आता, मैं फोर व्हीलर से उतरता स्कूल में, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप लोग देख लीजिए पुनरावृत्ति बिंदुओं के बारे में। और इससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दें, जैसा कि अभी हम लोग देख लिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम संवेगात्मक की बात करेंगे तो संवेगात्मक में दो पहलू हमेशा रहेंगे, एक शारीरिक, क्योंकि जो हमारा आप कह सकते हैं कि मानसिक विचार होगा या मानसिक अवस्था होगी वो प्रदर्शित कैसे होगी, वो शारीरिक रूप से प्रदर्शित होगी। तो संवेगात्मक को मानसिक और शारीरिक अवस्था भी कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए पुनरावृत्ति बिंदुओं में जैसा कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती, मतलब वो अपनी चीजों को वेल एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसमें धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संवेग के प्रमुख 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? क्रोध, भय और प्रेम। मैं इसको इरेज करके बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, क्रोध और भय और प्रेम, ये तीनों जो हैं, एंगर हो गया, आप यहाँ फियर हो गया और लव हो गया, ये तीनों, इसी को प्राइमरी संवेग भी कहा जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने और भी ढेर सारे टाइप्स बताए, किसी ने 5 टाइप्स के, किसी ने 7, किसी ने 9, इस तरीके से, लेकिन ये 3 आपके सिलेबस में दिया गया है। आपका होमवर्क ये होगा कि आप क्या चाहते हैं, विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। आप अपने सुझाव लिखिए, सोचिए, बताइए, कमेंट करिए, तो इससे आपका एक रिवीजन भी होगा। इस सेशन में आपने देखा कि हम लोगों ने संवेगात्मक विकास को, क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो जाती है एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में समझ पाएं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने संवेगात्मक विकास को देखा। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, वो और भी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें और भी फैक्ट्स होंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टीचर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उस पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं कि इसकी क्लासेस, इससे पहले की क्लासेस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, कीप वॉचिंग।